अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। नाज़रीन, हमारे पास जो इश्यूज़ हमेशा से तरजीही बुनियादों पर दरपेश रहते हैं, उनमें सेहत भी है, उनमें तालीम भी है। और सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर जब हम पंजाब में सेहत के किसी निज़ाम के हवाले से बात करते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें आम आदमी को सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में दूर दराज तक सेहत की सहूलियात मिल रही हों, यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हों, यहाँ पर अद्वियात अवेलेबल हों, यहाँ पर जो लोग इस शोबे में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं वो इत्मीनान के साथ खिदमात सर अंजाम दे रहे हो। तो इस सिलसिले में हम साल साल से आवाज़ बुलंद करते आए हैं। इवन हत्ता कि जब YDA बड़ी खौफनाक किस्म की स्ट्राइक्स कर रही थी, हड़तालें कर रही थी, जब एमरजेंसीज तक बंद की जा रही थी, जब पैरामेडिक्स की स्ट्राइक्स हो रही थी, तब भी हमने कोशिश की कि हुक्मरानों को भी कायल किया जा सके कि वो कोई सिस्टम बना दे। और दूसरी तरफ अपने इन एहतजाज करने वाले दोस्तों से भी कहा कि वो किसी ऐसी चीज़ पर मुत्तफिक हो जाए जो हुकूमत के लिए भी काबिल कबूल हो। अब एक मरतबा फिर बरसा बरस के बाद ऐसे लगता है कि हम फिर वहीं पर खड़े हैं, एहतजाज फिर हो रहे हैं। हुक्मरानों की तरफ से जब मैं देखता हूँ कि उसका जवाब क्या आता है, तो उसमें फिर वही टाल मटोल जो एक मरतबा पहले कई बरस पहले की जाती थी। यंग डॉक्टर्स आज फिर सरापा एहतजाज, उन्होंने एक मरतबा फिर एहतजाजी मुजाहरा किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पहले शेड्यूल आपको बता चुके थे कि वो बाकायदा मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में लाहौर और लाहौर से बाहर एहतजाज करेंगे। पैरामेडिक्स जो है उनके साथ भी यही सूरत हाल है, वो भी तवील अरसे से सरापा एहतजाज है। और मैं बहुत ही मशकूर हूँ डॉक्टर अदनान गोंदल का, सीनियर रहनुमा है YDA के, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। यहीं पर मलिक मुनीर अहमद भी मौजूद हैं जो कि सूबाई चेयरमैन है पंजाब पैरामेडिक्स अलाइंस के। तवील अरसे से सरापा एहतजाज और एक कामयाबी पिछले कुछ अरसे में ये मिली कि आप में जो तकसीम थी वो भी ख़त्म हुई और एक मरतबा फिर आप लोग इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हैं। साहिर चोई साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, तजज़िया कार हैं, हेल्थ के मामलों को बेहतर तौर पे समझते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की जाए एहतजाज के हवाले से, तो हुकूमत ये कहती है कि हमारे साथ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं। बात मैं डॉक्टर अदनान गोंदल से ही शुरू करूँगा। डॉक्टर साहब, हुकूमत के साथ आप बैठते भी हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं, दूसरी तरफ आप एहतजाज भी करते हैं। मैं इनकी बात बाद में करूँगा कि इनकी वजह से ऑपरेशंस कितने मुलतवी हुए, इनकी वजह से मरीज़ों को क्या मुश्किल हुई। आप लोग अभी तक सिर्फ एहतजाज की हद तक है, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, आप एहतजाज भी कर रहे हैं। तो ये वो हमारे जो सेल वड़ाई साहब कहा करते हैं, ये खुला तज़ाद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नजम भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इश्यूज़ जो हमारी डिमांड्स हैं वो कोई नई नहीं है। सही। पिछले काफ़ी अरसे से यंग डॉक्टर्स, जिसे आप क्रीम ऑफ द नेशन कहते हैं, इसी तरह सरापा एहतजाज है अपने राइट्स के लिए, अपने लिए और इस मुल्क के गरीब अवाम जो हमारे मरीज़ हैं उनके लिए। अगर हम इस दफ़ा की बात करें, ये अगर आप अप्रैल 2015 में जाते हैं, पीछे जाना पड़ेगा मैं थोड़ा सा, उस वक्त भी हमारे इसी तरह से एहतजाज चल रहे थे। और हर रोज़ इसी तरह हमने 2-3 प्रोटेस्ट किए, गवर्नमेंट के साथ हमारी नेगोशिएशन हुई और कुछ वादे गवर्नमेंट ने हमारे साथ इन कैमरा किए। सही। ये कोई ऐसी बात नहीं। अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आज वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मीडिया पे वो शो कर दें और दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। चौधरी साहब भी तशरीफ लाए थे एक मरतबा और हमने उस दौरान भी वो दिखा दिया था। आप तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, पानी का पानी हो जाएगा। उसमें ख्वाजा सलमान रफीक जो मुशीर सेहत पंजाब हैं, उन्होंने हमारे साथ कुछ वादे किए थे, कुछ कमिटमेंट्स किए थे, लेकिन आज इस बात को 10 महीने गुजर रहे, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। यही वजह है कि जब हमें दीवार के साथ लगाया जाता है, आए रोज हमसे वादे किए जाते हैं। वादे एक तो डॉक्टर्स के पैकेज के हवाले से उन्होंने उस वक्त ये अनाउंसमेंट की थी कि हम अगले 8 से 10 दिनों में, ये 10 महीने पहले की बात है, 8 से 10 दिनों में 16 अप्रैल 2015 की बात कर रहे हैं, 2015 को, कि 8 से हमारी चीजें सारी तय पा गई हैं और अगले 8 से 10 दिनों में हम पैकेज में इजाफे की अनाउंसमेंट CM पंजाब से करवाएंगे। और उसके बाद सर्विस स्ट्रक्चर के ऊपर इंप्लीमेंटेशन की बात थी, ग्रेड 18 में इंडक्शन की बात थी, हम अपग्रेडेशन, जिस तरह बाकी अगर आप इसी शोबे की बात करते हैं, शोबा हेल्थ की, इसमें अगर आप पैरामेडिक्स को आज देखते हैं, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है कि इनको क्यों दिया, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि आपने अगर सेम डिपार्टमेंट में अपग्रेडेशन की है, आज जो पैरामेडिक 6ठे ग्रेड में काम करता था आज वो 16वें ग्रेड में हो गया, जो स्टाफ नर्स आज 12वें ग्रेड में थी वो 16वें, तो वाई नॉट डॉक्टर्स, जैसे आप जिसका अगर आप ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन देखें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें, ये सारी चीजें देखते हुए तो ये सारी चीजें नहीं हुई। नहीं, मेरा सवाल क्या था, ये सारी चीजें एक तरह से वाज़ेह है। मेरा सवाल ये था कि आप एक तरफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी करते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं, बातचीत भी करते हैं और दूसरे साथ साथ एहतजाज भी करते हैं। ये देखें, मेरी एक बात सुने, इसमें अगर आप बातचीत की बात करें, सर्विस स्ट्रक्चर की, में 116 मीटिंग्स हमारी गवर्नमेंट के साथ हो चुकी हैं, 116 मीटिंग्स।
अगर आप पैकेज में आज वाली शामिल करके, आज वाली 117वीं होगी, 117वीं मीटिंग, 117 होगी ना। आए रोज हमें मीटिंग्स में वादे वाइद किए जाते हैं, हमें तो कोई शौक नहीं है एहतजाज का। अगर ये मीटिंग हमारे साथ करते हैं, उसमें किसी चीज पे फैसला हो जाता है और एक चीज फाइनलाइज हो जाती है और उसको इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में लेकर आते हैं, तो हमें कोई शौक नहीं आए रोज एहतजाज करने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अपने वादे पूरे नहीं करते। अब हुकूमत की तरफ से एक जवाब भी मौजूद है, लेकिन मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा तो यकीनी तौर पर उस पर भी बात करूँगा। मुनीर साहब, एहतजाज करते हैं आप, स्ट्राइक करते हैं, ऑपरेशन मुलतवी हो जाते हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बददुआएं मिलती हैं आपको भी और हुकूमत को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक हमारे एहतजाज का ताल्लुक़ है, हम समझते हैं कि ये वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो अरसा दराज पहले हमारे इशूज़ पे वाज़ेह अहकामात दिए थे कि इनके जो सर्विस स्ट्रक्चर है, इनका जो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है, अलाइड हेल्थ काउंसिल का इशू है, ग्रेड 1 से 4 का सर्विस स्ट्रक्चर और मिसिंग कैटेगरी का इशू है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी जो लोग हैं उनको रेगुलर करने का इशू है। ये वो इशू थे जो CM साहब ने इनको कई बार ब्यूरोक्रेसी को कहा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जैसे अभी मेरे भाई इमरान भाई ने कहा कि हमें कोई शौक़ नहीं है एहतजाज का। अच्छा। हम तो सर इसीलिए हैं कि खिदमत करें मरीज़ों की, लेकिन जब देखते हैं कि मरीज़ों की खिदमत करते हुए अगर इनको एहसास नहीं है तो हम एहतजाज उस वक्त शुरू करते हैं जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता और इनके वादे जो किए जाते हैं हमारे साथ वो गलत बयानी करते हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो ये उस सिलसिले की एक कड़ी थी कि जो हमने एहतजाज दोबारा शुरू किया है। अभी आपके मुंह पर डॉक्टर अदनान गोंदल कह रहे थे कि आप लोग तो छठे ग्रेड से 16वें ग्रेड तक पहुंच गए, फिर भी नाशुक्रापन। अच्छा, मैं इसको थोड़ा वाज़ेह करता हूँ। जो हमारा आदमी ग्रेड 6 से 16 में गया ना, वो ये नहीं हुआ कि यकदम चला गया, उसकी 25 साल सर्विस है, उसको लेंथ ऑफ सर्विस गया 50, 34, 15 एक यकदम नहीं गया। हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ग्रेड 6 से 9 में ज़रूर गया है, लेकिन ग्रेड 9 से आगे जो वो गया है वो उसके बाद गया है कि उसकी लेंथ ऑफ सर्विस क्या है। अगर वो 30 साल है तो उसको 16वें में गया है, अगर वो 25 साल है तो 14वें में गया है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो भाई हैं छोटे, वो ग्रेड 1 से 4 वाले हैं और मिसिंग कैटेगरी हैं, वो उनको उसी तरह इससे साल हो रहा है, वो भी तो इंसान है। ग्रेड 1 से 4 तक का अभी तक सर्विस स्ट्रक्चर जो है फाइनल नहीं हुआ। इस पर वादे बनाते क्यों नहीं है? बनाते हैं सर, बना पड़ा है। कल की मीटिंग में हमें ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। 8 घंटे मीटिंग हुई, मुझे आज एक मीटिंग में बताया गया कि आप लोग 8 घंटे बैठे रहे। कि उसमें ये हमें बताया गया कि तो हमें तो वो सर्विस स्ट्रक्चर का पता ही नहीं है ग्रेड 1 से 4 जो बना पड़ा है। हाँ जी, तो किसने हमने फिर उनको वो कॉपी दी जिसमें CM साहब ने वाज़ेह अहकाम दिए थे, चीफ मिनिस्टर साहब ने कि ये किसने कहा? हमारे मतलब सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी साहब ने फरमाया था कि मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है। नजम शाह साहब की बात कर रहे हैं हम समझते हैं कि उनके जज्बे की कदर करते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि अब मैं आया हूँ, मैं इंशाल्लाह करता हूँ, उन्होंने एफर्ट्स भी की कल, लेकिन मैं समझता हूँ सिर्फ एफर्ट से ही काम नहीं बनेगा। हमारे जो मसाइल नहीं, वो कब आए? कल परसों अभी पॉइंट मुझे हमें तो यही फरमा रहे थे कि 2-2.5 माह हो गए, मैं अभी प्रोसेस में हूँ, अभी आपके इशू में। लेकिन 2-2.5 माह में अभी उनको पता नहीं चल। हमने भी यही कहा, हमने भी सर उनको यही हमने ये उनको अर्ज किया कि हम वो लोग हैं, तमाम EPI में अगर जाएं तो ये लोग पोलियो को कतरा यही पिलाते हैं। अगर वो मुझे नहीं पता नजम शाह साहब, अगर 2-2.5 साल गुजर गए तो उसके बाद अगर वो तब्दील हो गए तो फिर क्या होगा? हो ये रहा है, सेक्रेटरी साहब हमारी बात को समझ सकता है, वो उसके बाद नए सेक्रेटरी साहब आ जाते हैं, फिर उनको समझाने में हमें 4 माह लग जाते हैं। ये क्या, ये आपकी बीट में ये क्या, ये रॉकेट साइंस क्या बनी हुई है? क्यों समझ क्यों नहीं आ रही किसी को? ये क्या हो रहा है? ना एहतजाज खत्म हो रहा है, ना हुकूमत की तरफ से ऐलानात खत्म हो रहे हैं, ये क्या सिलसिला क्या बना हुआ है? नजम साहब, मैं मनीर मलिक साहब की जो बात है उसी को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने अभी बात की कि जी हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पे वो दिया गया था। ये डेफिनेटली 100% बात दुरुस्त है। 2011 में चीफ मिनिस्टर ने बराह रास्त इसको टेकअप किया। सही। एंड ही इज़ काइंड एनफ कि उन्होंने वो जिसके बकायदा इश्तिहारात भी छपे थे और बड़े अरसा ये उठा के उन इश्तिहारों को फिरते भी रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने बुला के उन्होंने जो है वो हिदायत दी। उसके बाद पंजाब असम्बली ने करारदाद पास की, वज़ीर आला के हुक्म पे वो सर्विस स्ट्रक्चर बना और उसके बाद आ गई बात इम्प्लीमेंटेशन की। अब इशू ये है, हमारा जो डिलेमा चल रहा है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है डिपार्टमेंट ने, सही, जहाँ पे जो है वो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बैठा हुआ है। जब वहाँ बात पहुँचती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है कि गवर्नमेंट किसी का राइट देती नहीं है या वो दे नहीं सकती या देना नहीं चाहती। इशू ये है कि वो जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है
वहाँ पे फिर ख़राबियाँ पैदा होती हैं। सर्वर स्ट्रक्चर में मिसिंग कैटेगरीज़ हैं, ये इसलिए हैं कि वो जो डिपार्टमेंट के लोग थे जिन वो नाअहल हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनके पास किस किस कैटेगरी में कितने मुलाजिम हैं। और ये मैं दावे से कहता हूँ कि इस वक्त भी, अब तो खैर ये बात ही क्वेश्चन ही नहीं रहा, क्योंकि जब से डिपार्टमेंट के 2 हिस्से हुए हैं उसके बाद तो डिपार्टमेंट पहले से भी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि पहले काम से भी गया। अब तो वो बिल्कुल बड़े ही दगरदू जो हालात हैं ना वो बहुत ही दगरगू हैं और बड़े ही बुरे हालात हैं कि अब तो डिपार्टमेंट में आपाधापी है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की अपनी लड़ाइयाँ हैं, उनकी अपनी इख्तियारात की जंग चल रही है। इसमें बाकी डिपार्टमेंट पूरे का पूरा महकमा सेहत तो एक साइड पे पड़ा हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन में उनको ये नहीं आज तक, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 2011 में ये सर्विस स्ट्रक्चर बना था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सका डिपार्टमेंट। सही सही, किसी ने नहीं रोका उनको आज तक, गवर्नमेंट नहीं रोकती कि जी आप इम्प्लीमेंट ना करें। इशू यह है कि उन्होंने करना है। दूसरी बात आपने जो बात की, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ साहब, मैं वापस आता हूँ तो आपसे ही शुरू कर लूँगा, लेकिन बाकी दोस्तों से भी बात करनी है। और एक बड़ी अजीब सी बात यहाँ पर सामने आती है, जब हम हुकूमत से बात करते हैं तो उनके पास अपनी बड़ी लंबी चौड़ी लॉजिक्स होती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत आज एक मीटिंग में मैंने YDA का इशू भी उठाया और पैरामेडिक्स का इशू भी उठाया, और मुझे वज़ीर-ए-आला पंजाब के कहने पर जब वज़ीर सेहत मशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बड़े दिलचस्प जवाब दिए। उन्होंने कहा कि नजम भाई आपको पता है कि हम आवाम के पैसे के कस्टोडियन हैं, अब कोई उठे और हमें कहे कि अरबों रुपए की तनख्वाहें हमारी बढ़ा दे तो हम कैसे बढ़ा दें। तो ये तो एक जेन्युइन बात है, वो आवाम के पैसे कस्टोडियन बैठे हुए हैं। डॉक्टर अदनान गोंदल से पूछूंगा और मलिक मदीर साहब से ये पूछूंगा, ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने वहाँ पर पूरी ब्यूरोक्रेसी के सामने, पूरी हुकूमत के सामने, वज़ीर-ए-आला पंजाब के सामने कहा कि एक 55 साल का बंदा उठे और कहे कि मुझे रेगुलर कर दो, कैसे कर दे? जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, बात कर रहे हैं अपने महकमा सेहत के हवाले से, और वहाँ पर एहतजाज है कि ख़त्म ही नहीं होता और इश्यूज़ हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, क्यों नहीं मामला ठीक होते। डॉक्टर अदनान गोंदल भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, मलिक मुनीर अहमद भी मौजूद है, और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए ज़ाहिद चौधरी साहब भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले ज़ाहिद चौधरी साहब से यकीनी तौर पर मैंने बात करनी थी, लेकिन एक सवाल जो उठा वो ये था, मैं अदनान साहब से ये सवाल ज़रा कर लूँ कि आप उठे, स्पेशल अलाउंस मांगे, खुसूसी तनख्वाह मांगे और कहे कि हमें उससे अरबों रुपये जो है कौमी ख़जाने पर बोझ भी पड़ेगा, और आगे से अगर हुकूमत आपको ये जवाब दे, जो मैंने सुना बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में, कि वो कौमी ख़जाने के कस्टोडियन हैं, किसी भी एक तबके के मांगने पर उठाकर अरबों रुपये उसे नहीं दे सकते, इस तरह तो कल हर कोई मांगेगा। जवाब दे रहा इसका। इसके जवाब में मैं हुकूमत से सिर्फ एक बात पूछूंगा कि ये जो जिस चीज़ के कस्टोडियन है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या ये पैसा सिर्फ मेट्रो स्कीम बनाने के लिए? क्या ये पैसा ऑरेंज ट्रेन स्कीम बनाने के लिए? सवाल ये है कि बेसिक फैसिलिटीज़ हेल्थ है या एजुकेशन है, अगर आप हेल्थ और एजुकेशन पे पैसा सर्फ नहीं करेंगे, आज आपने 15% हेल्थ का बजट उठा के मेट्रो में ऑरेंज ट्रेन में डाल दिया, तो ये इस मुल्क के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है तो और क्या है? जहाँ तक हम अपनी बात करें, इस वक्त नजम भाई प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यहाँ से बहुत सारे लोग, ये मुल्क के बहुत सारे डॉक्टर्स ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से, ना तो हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई मुनासिब पे पैकेज है। मैं बाहर की बात नहीं करूँगा, मैं इसी मुल्क के अंदर, आप KP में चले जाएं, पिछले दिनों ही वहाँ पे डॉक्टर्स की तनख्वाहें किस हद तक बढ़ी हैं। आप बलोचिस्तान में वहाँ पे जो डॉक्टर्स की तनख्वाह में इजाफे की समरी उसकी अप्रूवल हो चुकी है। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है, KPK में या बलूचिस्तान में डॉक्टर्स की तादाद कितनी है और पंजाब में कितनी है? आप तादाद पे ना जाएं, सुबह इसी मुल्क के अंदर एक ही सूबे के अंदर इम्पैक्ट करता ना, आबादी भी ज्यादा। नहीं, वो कहते हैं कि असल में बजट के ऊपर इम्पैक्ट इतना ज्यादा आ जाता है कि वो बड़ा, उसी लिहाज से आपके रिसोर्सेज भी तो 1.5 करोड़ को सहूलत, आप दे रहे हैं 9-10 करोड़ को जी, और उसी लिहाज से आपके रिसोर्सेज भी तो इतने असल में वो जब KP की अगर आप PND की बात कर लें या फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात कर लें, तो वो फिर जरा फिगर्स दिखा के डराने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बजट के ऊपर। इनके पास जनरेट भी तो उतना ही हो रहा है, इतने रिसोर्सेज इनके पास ज्यादा हैं, तो उसी लिहाज से उस रेशो तो सेम है, रेशो को उसी लिहाज से आपको चलना चाहिए। तो सेम मुल्क के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डॉक्टर्स के साथ की जा रही है, तो हमारी डिमांड ये है कि आप इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें। आप ये कहते हैं कि हमें खुसूसी दूसरों से इजाफी तनख्वाह दे, अगर आपको मिलेगी तो फिर बाकी डिपार्टमेंट भी मांगेंगे। गवर्नमेंट का मौकफ ये है, आपको खुसूसी तनख्वाह क्यों दी जाए? इसमें आप देखें, इस वक्त वर्कलोड देखें डॉक्टर्स के ऊपर, एक डॉक्टर जो है एक हफ्ते के अंदर 100 घंटे, कोई डिपार्टमेंट मुझे बता दें जहाँ पे कोई भी सरकारी मुलाजम एक हफ्ते के अंदर 100 घंटे काम करता है। आज हमारा यंग डॉक्टर 100 घंटे, अगर आप दुनिया के किसी मुल्क में चाहें चले जाए, इवन यहाँ पे कोई डिप्टी कमिश्नर का ड्राइवर भी अगर
वो भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, उसको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। अगर आप इंग्लैंड और बाहर के ममालिक की एग्जांपल लें, वहाँ भी आप एक्स्ट्रा ड्यूटी आज जब भी करते हैं या एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं उसकी चार्जिंग की जाती है, उसको उसका रिवार्ड मिलता है। लेकिन वाई नॉट इन पाकिस्तान, वाई नॉट इन पंजाब, हमें ये रिवार्ड क्यों नहीं दिया जाता? तो हमारा सवाल मेरे पास एक और खुफिया फिगर्स है अटेंडेंस के हवाले से। एमओस जो है, मेडिकल ऑफिसर्स जो है, वो सबसे पहले नर्सिस बेहतर है, उसके बाद कंसल्टेंट्स पे बेहतर है, और सबसे आखिर में एमओस हैं जो सबसे कम ड्यूटी करते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ये फिगर्स है, वज़ीर आला को पेश किए गए, मुझे नहीं पता ये डिस्क्लोज करने चाहिए या नहीं। आई थिंक ऐसे फिगर्स पेश किए जाते हैं। अगर आज भी आप अस्पतालों में चले जाएं, सबसे ज्यादा काम जो इस वक्त वहां पे परफॉर्म कर रहा है वो यंग डॉक्टर है, वो मेडिकल ऑफिसर है, वो पीजीआर है और हाउस ऑफिसर है। अच्छा, मुझे वैसे नर्सिस के हवाले से हुआ था, कंसल्टेंट मुझे नहीं समझ आई कि उनका अटेंडेंस का रेशो आपसे कैसे बढ़ गया परसेंटेज में। लेकिन अब आपके सामने है ये हालात। मेरा ख्याल जाहिद साहब को भी बेहतर पता है, आपको भी पता है वहाँ पे मिलता कौन है। जब भी पेशेंट जाता है इमरजेंसी में, कौन उनको डील कर रहा होता है, वार्ड्स में कौन देख रहा होता है, इवन आउटडोर में कौन देख रहा होता है, यंग डॉक्टर है जो कि वहाँ पे काम कर रहा है। ये मेरा इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी जो चाहती है आपके बारे में तस्वीर पेश कर देती है, एजाज़ो-शुमार पेश कर देती है, अब कुछ चैलेंज नहीं कर सकता ना। आज अपनी मर्जी का एजाज़ो-शुमार बनाते हैं, हमें सिर्फ बुरा बनाने के लिए। एक सहाफ़ी ने बहरहाल एक सवाल भी उठाया था इस पे कि उन्होंने कहा कि ये जो एजाज़ो-शुमार पेश किए जा रहे हैं, इनके एथेंटिसिटी के हवाले से कुछ कहा जा सकता है कि ये तो नहीं कोई बैठे बैठे एक बड़े अहम वज़ीर जाहिद शरीफ साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। न्यूज़ नाइट में मैंने उन्हें क्राइम के हवाले से एक लेटर था, CCPO ने जो SPs को लिखा था, मैंने उनको पेश किया। मैंने कहा ये फिगर्स उन्होंने दिए हैं। उन्होंने पढ़ा, साथ ब्रेक ले ली। ब्रेक के दौरान मुझे कहते हैं तुमने मुझे अगर ये लेटर देना था तो मुझे पहले बता देते, मैं भी अपने फिगर्स बना के ले आता। तो इस किस्म का काम जो है हो जाता है। सवाल दूसरा सवाल आपके हवाले से था कि आप भी माशाल्लाह काफ़ी उम्र के हैं, बाल आपके सारे काले हैं, लेकिन उम्र के आप मुझे काफ़ी इसी तरह ये 55 साल की उम्र का बंदा जो है, हुकूमत कैसे उसको रेगुलर करते? इसमें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक आदमी, ये जो हम बात कर रहे हैं ना बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की, कंट्रैक्ट की, डेली वेजेस की, ये लोग, ये आप देख रहे हैं किसी हॉस्पिटल में चल, अभी ये हमारे साथ PIC हॉस्पिटल है, इसमें लोग 15-15 साल से काम कर रहे हैं, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो वर्क मतलब कंट्रैक्ट पे हैं, हाँ जी, रेगुलर नहीं किया जा रहा। अगर वो बेचारा अब इस उम्र में आ गया है और हम कहें कि जनाब हम आपकी वो सर्विस भी अकाउंट नहीं करते, तो आपको फारिग किया जाता, ना वो इस महकमे में रहा, ना आगे कहीं जा सकता है, तो वो ओवर हो गए। हम कहते हैं कि क्यों नहीं उसका हक मिलना चाहिए। जिस हॉस्पिटल में वो कॉन्ट्रैक्ट पे 10 साल काम किया, 15 साल किया, उसको रेगुलर किया जाए। और यही नाइंसाफ़ी है जिसके लिए हम बाहर निकलते हैं और फिर ये वाला होता है कि जनाब ये क्यों निकलते हैं। हम इसीलिए निकलते हैं कि हमारे जो ये लोग बेचारे मुआशी कत्ल इनका हो रहा है, अगर ये इसी तरह इनके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती होती रही तो ये फिर एक लावा पक रहा है पूरे पंजाब में, और ये जब फटेगा तो मेरे ख्याल में बहुत नुकसान होगा और इसका सारा दारोमदार हुकूमत पे होगा। जैसे बार बार मुज़ाकरात होते हैं, बार बार फार्मूले तय पाते हैं, बार बार ऐलानात होते हैं। जैसे कि आपने 2011 के इश्तिहार के बारे में बताया कि बाकायदा वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी और उसके बाद बाकायदा इश्तिहार शाया हुआ, और फिर डॉक्टर्स के साथ उसी में ऐड कर लूँ माजर के साथ, उसी में फैसला हुआ था कि 1 से 4 का सर्विस स्ट्रक्चर बनाना है। सही, उसी में 2011 1 से 4 ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजिम। मैं कहता हूँ क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो सरकारी मुलाजिम नहीं है? मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ जी। ग्रेड 1 से 4 जो लोग हमें खिदमात मुहैया करते हैं, जो हमारे वार्ड बॉय हैं, सफाई वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर अटेंडेंट, OT अटेंडेंट हैं, ये वो लोग हैं, एनेस्थीसिया अटेंडेंट हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये समझते हैं कि ये वो लोग हैं, अगर ये ना हो तो हम समझते हैं कि पूरा सिस्टम चल ही नहीं सकता। सही। तो ये जैसे ये बीच में टूट कहाँ से जाती है सारी चीज़? साहब पहली बात तो ये कि ये 1996 से जो है ना वो ऑनवर्ड एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो है ना वो एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट निज़ाम जो है वो ठेकेदारी का वो आ गया था कि जिसके तहत सिर्फ ठेके पे जो है ना वो आप बंदे रखते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा डॉक्टर्स को, उससे बहुत सारी कबातें, पैरामेडिक्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, आपने सारा कुछ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया, बड़ी सारी कबातें पैदा हुई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इवन वो भी चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव है कि 2009 में इन्होंने तमाम लोगों को इस अक्रॉस द बोर्ड जो है वो रेगुलर कर दिए। अब होना ये था कि 2009 के बाद जब ये तमाम लोग रेगुलर हो गए तो एक दफ़ा सारी चीज़ें आपने जो है वो सेटल करनी थी, वो नहीं की। वो कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाइल ऑफ जो है ना वो गवर्नेंस था या जो उस तरह वो चला रहे थे, उसके बाद उसको ठीक किसी ने किया ही नहीं। और उसकी एक 2-3 छोटी सी मिसालें हैं। पहली बात ये कि उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपके पास जनरल काडर में एडमिनिस्ट्रेशन में बंदे नहीं आए।
इस एरा में लास्ट 1 डेकेड, मोर देन 1 डेकेड, आपके यहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएशन का रुझान है वो आपके यहाँ भी स्पेशलाइजेशन बढ़ गया, वो ट्रेंड बढ़ा हमारे यहाँ, वो पूरी दुनिया में हमारे यहाँ भी स्पेशलाइजेशन का ट्रेंड आ गया। उसकी वजह से लोग डाइवर्ट कर गए डॉक्टर्स स्पेशलाइजेशन की तरफ, वो स्पेशलाइजेशन आपकी नर्सेज में भी गई, वो बाकी जगह। अब हुआ ये कि वो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन में बंदे नहीं आए, आपने उसका कोई हल नहीं सोचा, आपने 9 के बाद एक परमानेंट रेगुलर जो इंडक्शन है उसका कुछ सिस्टम वजह ही नहीं किया आपने, ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक आपने उसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं बनाया। तीसरा, ये जो सर्विस स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, इनका तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर्स के साथ जो 2012 में तय हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ी हाई पावर्ड किस्म की कमेटी ने वो साइन की है, उस सर्विस स्ट्रक्चर में ये छोड़ दें आपके डॉक्टर्स के राइट्स क्या थे या क्या था, उसमें जो बहुत अच्छी चीज़ें बननी थी, एक एकेडमी बननी थी जिसने डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करनी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर बनना था, एक पूरा मैनेजमेंट कार्डर बनना था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग आएंगे उनका पूरा अलग कार्डर होगा और उस कार्डर को किस तरह चलाना है आपने। उसके लिए जो पहले से सिस्टम था PHDC, प्रोविंशियल हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर, ये एक सूबाई अदारा तरक्की सेहत, 2 हिस्सों में महकमा तकसीम हुआ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसने उस बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया है, जो पहला था वो भी खत्म हो गया ट्रेनिंग सेंटर, और उसका 31 अजला का सिस्टम ही खत्म हो गया। आपको एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपको खुशखबरी दूं कि एक तजवीज़ वज़ीर आला पंजाब का हुक्म है, MBA पास जो है ना वो ले हैं, MBA पास भी ले हैं और 2 साल के लिए लंदन भेजा जाए डॉक्टरों को सिलेक्ट करके, जो वहाँ पे जाके मैनेजमेंट मैं वही अर्ज करता हूँ, मेरी अर्ज सुनिए। अब इस विषय पे आ जाते हैं। अब इशू ये है, ये जो जिन लोगों ने तजवीज़, प्रॉब्लम डिपार्टमेंट की ये है कि इसके ऊपर जो लोग पॉलिसी साजी पे बैठे हैं, या तो वो नाअहल हैं माजरत के साथ, उनको पता ही कुछ नहीं, और वो कुछ समझने और सीखने को तैयार भी नहीं है इतना अरसा गुजारने के बावजूद। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी इसका हल नहीं निकाल सकती, इट इज अ क्वाइट टेक्निकल सब्जेक्ट, ये बहुत टेक्निकल जॉब है, बहुत टेक्निकल। इसमें एक चीज आप पकड़े डॉक्टरों को लम्स से और कई में जो है MBA के साथ कोर्सेज शुरू करवा के, ये भी एक तजवीज़ है, ये भी एक तजवीज़ है। आप जितने मर्जी कोर्सेज करवा लें, आप इंग्लैंड भेज दें, लम्स में करवा लें, आप हार्वर्ड में भेज दें, मुझे ये बताएं आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपका जो MS है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर है आपका जी, वो बेचारा जो है वो टुथलेस है, उसके पास इख्तियार ही कोई नहीं, उसकी बाइट ही खत्म हो गई हुई है, उसका बिल्कुल उसके कलम में ताकत ही कोई नहीं, उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं, प्रिंसिपल्स की वजह से कमांड में नहीं है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल से ऊपर आपकी ब्यूरोक्रेसी बैठी है। अब तो प्रिंसिपल भी कुछ नहीं करता, ऑटोनोमस जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑटोनोमस वहाँ पे है ही कुछ नहीं, वो रन ही नहीं कर सकते, सारा कुछ सेक्रेटेरिएट ने करना है, वहाँ पे हर काम में बाबू जो है वो टांग अड़ाता है। इशू ये है कि जब तक ये सारी चीजें एक पूरे पैकेज के तौर पे एक जो है वो बड़े ओपन माइंडेड, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ नहीं करेंगे, होना क्या चाहिए, मेरे ज़हन में मैं चाहूँगा आप भी इस पर करें कि एक क्यों नहीं हम एक रोड मैप बनाते हैं और उसके तहत ये कहते हैं कि हमने फ़लाँ मौके पर, फ़लाँ मंजिल पर, फ़लाँ दिन हमने ये इस जगह पर पहुँचना है। इस पर कैसे अमल हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, और इस वक्त जो एहतजाजी तहरीक है ये क्या रंग इख्तियार कर सकती है, कहाँ पे जा सकती है, हुकूमत को क्या करना चाहिए। हुकूमत खैर हमसे ज़्यादा अक्लमंद है, उसको पता है उसने क्या करना है, लेकिन बहरहाल हमारी नज़र में क्या करना चाहिए, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, पूरी कोशिश कर रहे हैं, आज एक जगह पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब भी मौजूद थे, ख्वाजा इमरान नसीर साहब भी मौजूद थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आज वो तशरीफ़ लाए। हम चाहते हैं कि ये मामला जो है बिगड़े नहीं और किसी हल की तरफ निकाला जा सके। कम से कम हुकूमत जो है, मैं सिटी 42 की तरफ से और न्यूज़ नाइट की तरफ से पूरी तरह वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम जहाँ YDA का, पैरामेडिक्स का मौक़िफ़ देना चाहते हैं, उसी तरह हुकूमत का मौक़िफ़ भी पूरी तरह वाज़ेह करना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं। ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि मुझे ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ये कहा था और मैं उनसे कहूँ कि आगे से ये मौक़िफ़ है। ये हुकूमत का काम है कि वो आकर डिफेंड करें। मुझे ऐसे लग रहा है कि अदम दिलचस्पी जो है वो सामने आ रही है। हम ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से रब्ता करने की आखिर तक कोशिश कर रहे हैं, अभी भी उनको कॉल कर रहे हैं। अगर वो फ़ोन अटेंड करना चाहें, पसंद करें तो वो बात कर सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं, चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती है, मैं ज़ाहिर सबसे कहूँगा इस पर कमेंट करें। नहीं साहब, देखें, जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इन्होंने कहा जी कि अब वो जो तबाह कर दिया ना, उसने बेस खत्म कर दिया आपकी सारी की सारी, आपका अभी तक वो माइंडसेट चेंज नहीं हुआ और आगे भी चीज़ें आपने संभाली नहीं। हालत ये है कि तब जब ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के बाद लोगों को रेगुलर किया गया था, उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड था
वो इन्होंने काउंट नहीं किया। इन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता काउंट, आप उसके लिए प्रमोशन के लिए। अब चूंकि फैकल्टी की एक्यूट शार्टेज है, बड़े बुरे हालात हैं पब्लिक सेक्टर के तमाम इंस्टीट्यूशंस के पूरे पंजाब में, लाहौर समेत, अब उसको पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट ने जनाब वो एक नया अमेंडमेंट लेटर जारी कर दिया कि नहीं जी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट का अरसा भी काउंट करेंगे। तो भाई टाइमली अच्छा, कर मुझे लेते। ये एक चीज़ इस वक्त जो मैं एक चीज़ यहाँ पर चूंकि जो मौजूदा मुतालबात है मैं उन पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना चाह रहा हूँ। ये डॉक्टर्स कहते हैं कि हम जस्टिफाई करते हैं कि हमें स्पेशल पैकेज दिया जाए, हमारी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। ये बात नहीं है कि ये जस्टिफिकेशन अच्छा, है या नहीं है। इशू ये इशू क्यों जो है वो राइज करता है, जब लास्ट ईयर चीफ मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, जब ख्वाजा साहब ने वहाँ पे अनाउंस किया था लाउड एंड क्लियर, सही, तो वो क्या उनका होमवर्क नहीं था उस वक्त, उन्होंने तैयारी नहीं की थी? मेरे ख्याल में तो उनकी तैयारी भी थी, बहुत समझदार आदमी हैं, बहुत मामला फहम भी हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि शायद वो उस वक्त कमिट कर गए, उसको चीज़ों को उन्होंने उस वक्त रैप अप कर लिया, सारी वो उस वक्त जो एहतजाजी तारीख थी उसको ठंडा कर लिया उन्होंने। बाद में जो है ना वो उसके बाद उनका शायद इंटरेस्ट नहीं रहा, या कहीं और कोई जो ब्यूरोक्रेटिक फोर्सेज हैं वो, क्योंकि एफडी भी तो एक पूरी एक सल्तनत है ना, वो बाद में इनकार कर देती हैं, रेगुलेशन विंग नहीं मानता, पीएनडी नहीं मानता, फलां नहीं मानता जी, वो इस तरह करके ना तो वो चीज़ें इंटीग्रेट नहीं है आपस में, और कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो है वो ना कर देता है, जिस तरह इनका सर्विस स्ट्रक्चर है। इस पैकेज में हमें डॉक्टर्स को भी मिल गया, हेल्थ प्रोफेशनल, नर्सेज बहन हमारी बहनों को भी मिल गया, 1 से 4 को भी मिल गया। हमारा जो दरमियान वाला अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल और मिसिंग कैटेगरी उनको कोई अलाउंस। अच्छा, वैसे एक हुकूमत की एक बदकिस्मती ये है कि वो कुछ लोगों को दे देती है, खर्चा भी कर लेती है, सारा कुछ कर लेती है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं, बाकी जो पीछे कोई एक तबका पीछे रह जाता है, वो शोर बचा के सारे का सारा जो है पीछे वाला मजा भी खराब कर देता है। अब नर्सिस की प्रमोशन हुई, आप लोगों की प्रमोशन हुई, वो सारी की सारी पीछे रहेगी, जिन लोगों का नहीं हुआ वो ज्यादा एहसास से महरूमी का शिकार हो गए। ये आपकी बात ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त, एक दफा आपने कर दिया, ओ भाई आगे सिस्टम किसने बनाना है कि आइंदा के लिए ना मसला पैदा हो, चीज़ें जो है वो एक अपने पाथ के ऊपर, एक ट्रैक के ऊपर रहें, लोगों को टेन्योर का पता हो, उनको अपनी प्रमोशन का पता हो, सीनियरिटी का पता हो, इंडक्शन का पूरा सिस्टम हो, हर चीज़ जब आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे एक तो सिस्टम बना देंगे, एक सिस्टम बना देंगे। सही, ये इसलिए नहीं बनता कि अगर ये बन गया तो अफसरशाही कहाँ जाएगी, इसी पे तो अफसरी करते हैं वो। फेडरल में सर इस वक्त ये हो रहा है, पेम्स में और बाकी हॉस्पिटल में, कि ग्रेड 1 से 20 तक एक बेसिक तनख्वाह दी जा रही है एक्स्ट्रा। इसी सिलसिले में हम ये कहते हैं कि वो कम अज़ कम ये ना रखें ना कि फलां को देना, फलां को देना, सबको दें। तो जो दरमियान वाला अब तबका रह गया, जिसको हम अलाइड एज प्रोफेशनल कहते हैं, उनका भी हक है कि उनको भी जो है ना स्पेशल एक पैकेज दें, जिस तरह वफाक में इन्होंने दिया हुआ। सही सही, आपके मुज़ाकरात, डॉक्टर साहब इसको कंक्लूड करने की तरफ चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा था कि आपके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की कि आपकी बातचीत भी हो रही है, आप कहते हैं कि 117 मीटिंग्स हो चुकी, ये आपको किस तरफ जाते हुए लग रही है? आने वाले दिन कैसे लग रहे हैं आपको? आपने पहले बात की जस्टिफिकेशन की, सही, एक तो जाहिद भाई ने अर्ज कर दिया कि पहले उसने अनाउंसमेंट की, उसके बाद इसी जो अनाउंसमेंट थी इसके ऊपर हमारी 12 मीटिंग्स हुई। अच्छा, इसी पैकेज के ऊपर, और सारी चीज़ें एग्री हो गई थी, इवन समरी चीफ सेक्रेटरी से थ्रू होके सीएम पंजाब की टेबल तक पहुंच गई। और उसके बाद हमें समझ नहीं आती कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है। जब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट भी एग्री कर जाता है, बाकी सारे लोग भी एग्री कर जाते हैं, फिर उस वक्त किसको क्या मसला होता है इस चीज़ की? ये वही बात है कि जानबूझ के चीज़ों को लटकाया जाता है। एक दफ़ा हालात को ठंडा किया और उसके बाद दोबारा से वही तमाशा लगवाता है। तो इसमें अब जहाँ तक आपने मुज़ाकरात की बात की, अगर हम करंट मूवमेंट की बात करें, हमने 1.5 महीना पहले हेल्थ डिपार्टमेंट को इसके ऊपर इंटीमेट किया था, हमने रिटर्न फॉर्म में अपनी सारी डिमांड्स इनको दी। जब तक एहतजाज शुरू नहीं हुआ हमारा, बीच में 1-1.5 महीना गुजर गया, हमें कोई कॉल नहीं आई, कोई मीटिंग इन्होंने नहीं बुलाई। जब ये 4-5 एहतजाज मुख्तलिफ अस्पतालों में हुए हैं, उसके बाद मीटिंग कॉल होती है। और आज भी कोई 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग, उसमें भी वही आए बाएँ शाएँ कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इवन हालात ये थे कि जो नए हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उनको पता ही नहीं था कि पहले क्या चीज़ें डिसाइड हुई, क्या पैकेज में क्या चीज़ें डिस्कस हुई। वो कहते हैं हाँ जी ये मुझे दे दें, फिर मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। ये तो कोई मीटिंग ना हुई। प्रॉब्लम ये है कि जो भी नया बंदा आता है, यहाँ पे अब सिस्टम की बात करते हैं, एक बंदा लगाते हैं, 5-6 महीने वो काम करता है, कोई इशू होता है उसको साइड पे कर देते हैं जब वो इस डिपार्टमेंट को समझ पाता है। क्योंकि वंस अगेन ये एक टेक्निकल डिपार्टमेंट, जिस तरह जाहिद भाई ने कहा टेक्निकल सब्जेक्ट है। जब तक आप टेक्नोक्रेट्स को इस डिपार्टमेंट में नहीं लेकर आएंगे, जब तक इस शोबा सेहत को समझने वाले लोग, कोई प्रोफेशनल लोग, इसी शोबे से वाबस्ता जो लोग होंगे, तब तक ये हालात बेहतर नहीं होने।
तो हमारी गवर्नमेंट से जो अपील है, हम पहले भी इस चीज में डिमांड भी कर चुके हैं कि आप टेक्नोक्रेट्स को लेकर आए। बाकी कई ममालिक में ये चीजें हो रही हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी ये चीजें की जाए ताकि चीजें बेहतर हो। सही सही, यानी कि आप समझते हैं कि जब तक ब्यूरोक्रेसी से तब्दील होती रहती है, शफल होती रहती है, जो एक सेक्रेटरी समझता है, चीज़ों को जानता है, वो तब्दील हो जाता है, उसके बाद नया। लेकिन पहले तो तब्दील होती थी, लेकिन पॉलिटिकल लोगों में तो इस वक्त एक तसलसल चल रहा है ना। ख्वाजा सलमान रफीक तो मौजूद है, मैं समझता हूं कि सर्वर स्ट्रक्चर से लेकर आपके सामने है। अगर वो इतने दिलचस्पी इसमें लेते, या इतने आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, मेरा ख्याल है वो क्यों नहीं आना पसंद करते। यही वजह है कि उनके सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो जो वादे उन्होंने डॉक्टर्स के साथ किए, चाहे मैं उसे कहूँगा वो झूठे वादे जो हमारे साथ उन्होंने किए, वो सामने आ जाते हैं। और यही वजह है कि आज वो इस प्रोग्राम में नहीं आते। अगर वो इतने ही सच्चे हैं, अगर वो अपने बात के इतने ही वो कहते हैं कि मैं अपनी बात पूरी करूँगा, तो आज आए सामने हमारे साथ बैठ के बात करें। तो यही वजह है कि उनकी अदम तवज्जो की वजह से ये सारी सूरत क्रिएट हुई है। क्यों जायज़ साहब, इसका सूरत का आखिरी हल आपकी नज़र में क्या है? बैठे बात करें और इसको इम्प्लीमेंट करें, या कुछ और भी? सर, पहली बात तो ये कि आपको इसको टेक्नोक्रेट्स के जरिए चीज़ों को देखना होगा। मेरे ख्याल में ये सब्जेक्ट नहीं है कि YDSO के तहत एहतजाज कर रही है, पैरामेडिक्स कर रहे हैं। ये सारे पूरे सब्जेक्ट को आपको जो है वो लेके बैठना होगा। और इसके लिए कोई ये नहीं कि आपको 6 माह चाहिए, आपको 2 साल चाहिए, आपको जो है वो एक अरसा लंबा चाहिए। ये वीक्स का काम है, सारा कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपकी विल भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके वो लोग होने चाहिए जो जेन्युइनली चीज़ों को सही मानों में, उनकी सही सिमत में लेके आगे बढ़ सकते हैं। फौरी तौर पर अगर मैं फौरी तौर पर बात करूं, जायज़ साहब, मैं अगर फौरी तौर पर बात करूं, तो मुझे कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इम्पैक्ट आता है और फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है। देखें, ये जो अनरेस्ट है, ये आप क्या समझते हैं कि ये जो YDA प्रोटेस्ट कर रही है, ये जो पैरामेडिक्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या कल को नर्सेज और लेडी हेल्थ वर्कर्स शुरू हो जाएंगी, तो ये जो अनरेस्ट है, अगर ये अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर टच ना भी करें, तो क्या उसके बावजूद इसका इम्पैक्ट कोई नहीं है? अगर ये मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होंगे ये लोग, तो ये पेशेंट की केयर क्या करेंगे, मुझे ये बताएं। तो कौन सा हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में हम जो है वो तीर मारने जा रहे हैं? हमने क्या उसमें जो है वो बेहतरी क्या लानी है? इनका डॉक्टर का फिर पेशेंट के साथ रवैया कैसा होगा? सही ऑब्वियस है। बिल्कुल जी, आदम इत्मीनान प्रोग्राम के आखिर में, बिल्कुल आखिर में मैंने मलिक साहब, आपने मुझे बताना है कि ये जो एहतजाजी तहरीक है, इसका अगला मरहला क्या है? इसका अगला मरहला सर यही है कि आज हमने जो मीटिंग की है ख्वाजा अहमद हसन साहब से, और कल जो सेक्रेटरी सबान से हमने मीटिंग की है ख्वाजा सलमान रफीक साहब से। अब उन्होंने वादा फरमाया कि इंशाल्लाह तो जल्द आपके जो इश्यूज़ हैं वो हमेशा की तरह हल होंगे। जी हाँ। तो हम समझते हैं कि अभी जो हमारा करंट इशू था वो 1 to 4 का सर्व स्ट्रक्चर था, और इसी तरह मिसिंग कैटेगरी था, और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट डेलीवेजर, जिनमें हमारे जो वर्कर हैं, डेंगी वर्कर हैं, वो भी हैं, तमाम वर्कर हैं। तो अभी ये बात हुई, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा मेन इशू बाकी रह गए हैं, उसमें अलाइड हेल्थ काउंसिल का इशू है, हमारा टीचिंग केडर का इशू है। ये वो इशू है जो 24/11 वाले नोटिफिकेशन में है, वज़ीर आला साहब ने पास कर दिए हैं, लेकिन उस ठीक है, अभी कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होने चाह रहा है। तो क्या एहतजाज जो है आपका इसी तरह जारी रहेगा? तक हम सर देखेंगे। अच्छा, इनके वादों में फिर हम एतबार हमने किया है, 26 तारीख नहीं होगा तो फिर अदनान साहब आपके आगे हिकमत अमली इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, हम इस दफ़ा किसी इनके वादे पे जो है वो यकीन नहीं करने वाले। अच्छा, हमें इस वक्त क्लियर कट चीज़ें चाहिए होंगी। सही। जहाँ तक एहतजाज की, हमारा 29 तक इसी तरह पूरे क्रॉस दी पंजाब मुख्तलिफ हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक, अगर कोई सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो इस प्रोटेस्ट को हम मजीद इंटेंसिफाई कर सकते हैं। उसमें जनरल कौंसिल फैसला करेगी, वो स्ट्राइक की सूरत में हो सकता है, या अक्रॉस द पंजाब एक ही दिन प्रोटेस्ट हो सकता है। मलिक मुनीर साहब और जायज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और नाज़रीन, हमारा काम तो सिर्फ एक घंटी बजा देना है, दरवाज़ा खोलना या न खोलना हुक्मरानों का काम है, वो जाने, उनका काम जाने। हमने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अल्लाह हाफ़िज़।